बीएमसी चुनाव पर क्यों महाराष्ट्र में इतनी चर्चा हो रही है, खासतौर से मुंबई में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि बीएमसी का चुनाव क्या अब ठाकरे परिवार के लिए अस्तित्व वाला चुनाव रह गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या ठाकरे ब्रांड को बचा भी पाएंगे, दूसरा उसका चुनाव। शरद पवार समाप्त हो चुके हैं, पुणे में दोनों ने साथ लिया है, तो क्या अब ये पार्टी अजीत पवार चलाएंगे और सुप्रिया सुले कहेंगे कि भाई साहब हैं, भैया ही सब चलाएंगे। कांग्रेस तो पिक्चर से बाहर है, शरद पवार इस बार पिक्चर से बाहर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम किया है, बड़ा गेम ये किया है, इस मुंबई को छोड़ दो बाकी सारी जो महानगर पालिकाएं हैं, अजीत पवार को उन्होंने बाहर किया। सबसे बड़ी चीज है जो देखने वाली ये होने वाली है कि इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का क्या रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा, शरद पवार कहाँ होंगे, बिल्कुल। और देखिए ये चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ठाकरे की लीगेसी है क्या वो 2026 में खत्म होने वाली है। शिवसेना का भविष्य तो उसी दिन खत्म हो गया था जब वो दो फांट हुई थी। अब चर्चा होनी चाहिए दो लोगों के भविष्य की, एक नाथ शिंदे के भविष्य क्या होगा, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी में अपना वर्चस्व चाहेगी कि इस बार उसका अपना महापौर बने, और उसके बाद बीएमसी नाक का सवाल बनेगी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगी। देवेंद्र फडणवीस पूरा जोर लगाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के पास ऊपर से फ्री हैंड है, और अगर उन्होंने राज्य की सरकार में उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है, परास्त किया है, तो उनको लेकिन मालूम है कि जब तक बीएमसी का किला है तब तक पैसों का फ्लो बना रहेगा, और सबसे पहले तो सप्लाई चेन ही काटी जाती है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। अजय सेतिया जी, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी आज पैनल का हिस्सा हैं। बीएमसी का चुनाव जो कि एक राज्य के चुनाव की तरह ही चर्चा में होता है, 90,000 करोड़ से ज्यादा का इसका बजट होता है। बीएमसी चुनाव पर क्यों महाराष्ट्र में इतनी चर्चा हो रही है, खासतौर से मुंबई में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि बीएमसी का चुनाव क्या अब ठाकरे परिवार के लिए अस्तित्व वाला चुनाव रह गया है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। शुरुआत हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ। हर्षवर्धन सर, क्या शिवसेना के लिए अब बीएमसी जो है वो उनके अस्तित्व की बात है? राज उद्धव साथ आ चुके हैं, और जब से ये टकराव हुआ था, ये टूट हुई थी, उसके बाद से मुझे लगता है ये पहला चुनाव है, तो जिससे पार्टी चलती रही है, जिससे हमेशा उनका अस्तित्व बना रहा है, क्या शिवसेना के लिए चुनौती है ये चुनाव? एक तो एक वो शायद 70 के दशक की फिल्म थी, नाम यही है, नहीं याद आ रहा है, जिसमें है ना कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो 70-75 हजार करोड़ रुपए का बजट जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, और जिसपे 20 साल से शिवसेना का भी सब छोड़ दीजिए, अब 90 हो गया, तो सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये रहेगा तो सब ठीक है। देश के 7 छोटे राज्यों के बजट से ये ज्यादा बड़ा बजट, तो सबसे बड़ी बात हो। और बीएमसी का क्या हाल किया शिवसेना ने वो सबको पता है, लेकिन अब इसके बाद एक संभवतः संदेह अलंकार होता है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी। तो बीएमसी ने पूरे महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उन्होंने ये भी कर दिया। अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया, फिर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, अभी मैं उसको दुरुस्त करता हूं। तो पता चला दुरुस्त करने गए तो कांग्रेस को भी लगा कह रही, तो बीजेपी ने तो अपना पक्ष झाड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि सबको निष्कासित कर, तो कह निकल जा रहे हैं भैया, तो चले गए, सब भाजपा में शामिल हो गए। यानी पूरी अंबरनाथ की 12 के 12 पार्षद उसमें समाहित हो गए। ऐसे और भी कई जगह हुआ, AIMIM भी। अब वहां कौन किससे लड़ रहा है किसी को नहीं पता है। ठीक जिसको कहते हैं ना कि एकदम टिपिकल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हो रही है, जो देवेंद्र फडणवीस के आने से पहले, मोदी शाह के आने से पहले, कि सब शरद पवार के सामने नतमस्तक हैं, सब बाला साहब के सामने नतमस्तक है, चाहे जिस पार्टी का हो, उससे बाहर निकलेगा क्या, ये उसका चुनाव है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का नंबर दूसरे पर आता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या ठाकरे ब्रांड को बचा भी पाएंगे, दूसरा उसका चुनाव है। शरद पवार समाप्त हो चुके हैं, पुणे में दोनों ने साथ लिया है, तो क्या अब ये पार्टी अजीत पवार चलाएंगे और सुप्रिया सुले कहेंगे कि भाई साहब हैं, भैया ही सब चलाएंगे, तो बड़े भाई को वो सब कुछ करेंगे, जैसे वो गौतम अडानी को कर रही थी ना मोटा भाई, तो ऐसे ही गौतम अडानी की तरह क्या अजीत पवार को भी अपना वो मान लेंगे। तो कुल मिलाकर जिसको असल में कहते हैं कि माया नगरी है, उस माया का चुनाव है ये चुनाव, और कुछ अपमान, ये न भाजपा का चुनाव है, न कांग्रेस का चुनाव है, न शिवसेना का है, न एनसीपी का है, न टूटे धड़ों का, ये माया का चुनाव है। अब ये माया किसको
किस तरह से अपना रूप दिखाने वाली है, ये समझ में आने, और किसको सजा देगी, किसको श्रेय देगी, किसको छाया देगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक नए सिरे से चला रहे हैं, और बड़ी स्पष्टता दिखती है। अभी अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की जमीन का था, तो उन्होंने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने उसको, और सच है कि भाई अगर वापस करना पड़े और स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़े अजीत पवार के बेटे को, तो ये छोटी बात नहीं। उन्होंने कहा कि एफआईआर में नाम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई से बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस अपनी उस राजनीति पर चल रहे हैं जिसमें उन्होंने नवाब मलिक को आने से रोक दिया था, जिसमें वो लगातार शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चैलेंज करके राजनीति नहीं करने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरा माया का चुनाव है। माया कहां जाती है देखना। बिल्कुल, जिस तरीके से हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि माया का चुनाव है ये। अजय सर, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना का अस्तित्व ही बीएमसी से चुनाव से रहा है या बीएमसी से रहा है, मुंबई नगर पालिका से रहा है। अब इस वक्त उनकी अगली पीढ़ी भी मैदान में है। क्या आपको लग रहा है कि वो जो ठाकरे की एक राजनीतिक विरासत थी वो इस चुनाव के बाद वो कंटिन्यू कर पाएंगे? उनके आने वाली पीढ़ी भी आ चुकी है, राज ठाकरे के भी बेटे आ गए, आदित्य ठाकरे तो खैर पहले से ही हैं उद्धव के बेटे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि यही बीएमसी चुनाव वो निर्णायक है ठाकरे परिवार के लिए, उनकी लेगेसी के लिए, उनकी विरासत के लिए? एक समय था जब शिवसेना ये मानती थी कि महाराष्ट्र की सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए बीएमसी है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता रहा तो यह रहा कि ऊपर आप नीचे हम। और नीचे हम क्यों? क्योंकि जैसा कि 90,000 करोड़ की अब ये नगर पालिका हो चुकी है, और इसमें जो सारा धंधा उद्धव ठाकरे का और राज ठाकरे का शुरू हुआ वो उनके वहाँ पर सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। उनका सारा जो व्यापार जिस प्रकार चला, जिस प्रकार जो कमीशन का धंधा चला, वो अब अगर बीएमसी उनके कब्जे में नहीं रहती तो उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए वो दोनों इकट्ठे हुए हैं। और देखिए, अब 1996 से लेकर के 2022 तक शिवसेना का वहाँ नियंत्रण रहा भाजपा के समर्थन से, और बाद में के कुछ दिनों में कांग्रेस के समर्थन से। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी करीब करीब उसके बराबर तो थी ही, बीएमसी में भी बराबर थी, और अब शिवसेना का जो बड़ा हिस्सा है एकनाथ शिंदे के साथ है, तो एकनाथ शिंदे का मुंबई में भी काफ़ी प्रभाव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोंकण में है। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन हुआ है उसके मुकाबले अगर बीएमसी में कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे के साथ होती, शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के साथ होते, तो हम समझते थे कि कोई मुकाबला हो सकता है। आज की स्थिति में मुझे कोई मुकाबला दिखता नहीं है। एक अंतिम कोशिश कर रहे हैं ठाकरे परिवार दोनों मिलकर के, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई उनको सफलता मिलने वाली है। जो स्थितियां पहले थी, अब ये स्थितियां इस तरह हो जाएंगी कि शिवसेना का एक उप महापौर वहां हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अंततः वहां पर महापौर बना लेगी। ऐसी स्थितियां बिल्कुल साफ लग रही है, क्योंकि कांग्रेस तो पिक्चर से बाहर है, शरद पवार इस बार पिक्चर से बाहर हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम किया है, बड़ा गेम ये किया है, इस मुंबई को छोड़ दो बाकी सारी जो महानगर पालिकाएं हैं, अजीत पवार को उन्होंने बाहर कर दिया। तो वास्तविक जो गठबंधन है वो ये आगे की दिशा भी तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रहेगा, और अजीत पवार को वो धीरे धीरे बाहर कर देंगे। वही जो देवेंद्र फडणवीस की एक स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग की बात हो रही है, वही मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बीएमसी में भी वही दिखाई पड़ेगा। अनुराग सर, शिवसेना 2, एनसीपी 2, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, षटकोणीय तस्वीर बीएमसी में दिखाई पड़ रही है। इसके पहले जब बीएमसी का चुनाव हुआ था तो शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, उसके बाद से चुनाव हुआ नहीं। क्या ये जो षटकोणीय दिशाएं दिख रही हैं, ईशान कोण अलग है, दक्षिण कोण अलग है, क्या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वोटर भी डिस्टर्ब होगा इससे? प्रतीक्षा जी, जैसे जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो एक टिपिकल रीजनल पॉलिटिक्स जो होती है कि एकदम स्वार्थ पे आधारित जो राजनीति होती है, खाटी वाली, हाँ, वो हमेशा से महाराष्ट्र तो उसका उदाहरण रहा ही है। लेकिन इस बार वो अपने पूरे पराकाष्ठा पे है, अपने पूरे चरम पे है कि किस तरह से हम सत्ता और धन के लिए हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी से भी दुश्मनी कर सकते हैं। जहां तक बात होती है शिवसेना की, यानी ये ठाकरे परिवार की और शरद पवार के परिवार की, पवार फैमिली की, तो देखिए, मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि ये लोग कभी अलग थे नहीं, ये हमेशा साथ थे। जो राजनीतिक स्वार्थ से अलग हुए,
जनता हमारे यहाँ की जैसे है वोटर, वो थी वैसी, उन्होंने दोनों को रिकग्निशन दिया, दोनों को मान्यता दी, दोनों को प्रेम दिया। और आज जब स्वार्थ, मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है, महाराष्ट्र की राजनीति का सिंपल सा जो सिद्धांत है वो ये है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हमेशा से ये रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा लोगों ने वहां नगर निगम की राजनीति पे, बीएमसी की राजनीति पे ज्यादा बैंक किया, ज्यादा उस पर फोकस किया है। अच्छा, वहां पे पावर्स भी बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर देखा जाए तो बीएमसी का पावर्स भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इस बार जो वहां हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज है जो देखने वाली ये होने वाली है कि इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का क्या रूप बनेगा, शरद पवार कहां होंगे, बिल्कुल। और देखिए ये चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ठाकरे की लीगेसी है, क्या वो 2026 में खत्म होने वाली है, या थोड़ी बहुत उसमें सांस बचेगी कि अगले चुनाव तक कहीं कुछ बचेगा ठाकरे परिवार। जो सबसे बड़ा सवाल यही है। शरद पवार रेलिवेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे, यहां तक की बात चल रही कहीं वो एनडीए में ना आ जाए, मतलब क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। इस चुनाव के बाद तय होगा। राकेश सर, पिछली बार भी आप बीएमसी के चुनाव पर कुछ बातें रख रहे थे, पर मैं चाहूंगी कि जैसे एक अभी मैं कहीं पढ़ रही थी तो उसमें एक ये था कि शिवसेना का एक जो पार्षद था, मतलब उम्मीदवार था, वो पहुंचा मातोश्री और उसने बोला कि उद्धव जी को बाहर निकालिए, ये हमारे वोटर हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वो मुझे क्यों वोट दें। तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की कहानी दिखाई पड़ी। वो शायद उम्मीदवार बांद्रा का है, बांद्रा कलानगर के आसपास का कहीं का उम्मीदवार है। तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना जैसी जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है, क्या ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का भविष्य ही बस इसी से तय होना है, इसी चुनाव से? देखिए, शिवसेना का भविष्य तो उसी दिन खत्म हो गया था जब वो दो फांट हुई थी। अब चर्चा होनी चाहिए दो लोगों के भविष्य की, कि एक नाथ शिंदे के भविष्य क्या होगा, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा। कारण ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरीके से पूरी सियासी बिसात बिछाए हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को हो रहा, वो हो रहा एक नाथ शिंदे को। एक नाथ शिंदे के अपने घर में महापौर नहीं बना पाए, 23 पार्षद होने के बाद भी। 16 पार्षद भाजपा के, 12 पार्षद कांग्रेस के, और उनका महापौर बन गया। और रवींद्र चौहान वहाँ बैठे हुए थे। जब ये विवाद हुआ कि भाई कांग्रेस का समर्थन हो रहा भाजपा में, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में सहमति बनी कि आप हमारे पार्षद ले लीजिए सर, और आप अपना महापौर बना लीजिए। उसमें कोई ये नोटिस वोटिस जो है ना, ये सिर्फ औपचारिकता है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। और जो लोग मुंबई में साथ साथ लड़ रहे हैं, वो पूरे महाराष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देवेंद्र जी को देखिए कि अजीत पवार को उन्होंने पुणे में फंसा दिया, अब वो पुणे में जूझ रहे हैं। एक नाथ शिंदे ठाणे में जूझ रहे हैं। तो ये हो, अब उसमें कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस मुंबई में नहीं लड़ रही, मुंबई में उसको मनसे से परहेज है, लेकिन पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ उनको मनसे से कोई परहेज नहीं। AIMIM कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन बसाई विरार में दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ऐसा वहां पे कहना चाहिए राजनीतिक खिचड़ी हाल में, एक राजनीतिक पहली बार महाराष्ट्र, जिसको हम ये मान के चलते थे कि कभी राजनीतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, आज राजनीतिक राज्य हम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इनको मानते थे, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र ने जताया है कि राजनीति हमसे सीखिए। और सभी राज्यों को उन्होंने कहा है कि आप हमें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व मत समझिए, राजनीति करना है तो हमसे सीखिए और देखिए कि हम कैसे अलग अलग भी हैं और साथ साथ भी हैं। तो ये एक महाराष्ट्र पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीति का नया मॉडल प्रस्तुत किया। विनोद सर, राकेश सर भी एक नाथ शिंदे की ओर इशारा कर रहे थे, मैं चाहूंगी उसी पर, क्योंकि ठाकरे बंधुओं की बात हो गई, अजीत पवार की भी बात हो गई, शरद पवार की भी बात होगी। एक नाथ शिंदे को लेकर जिस तरीके से चर्चा पिछले कुछ समय से रही, वो दिल्ली आकर अमित शाह से मिले भी, फडणवीस ने उनको अपने साथ रखा है, लेकिन वो जो बड़े भाई छोटे भाई वाली वो कहानी थी, वो उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश देकर उन्हें कह दिया है कि भाई जो है सो हम ही हैं, आपको साथ रहना है। क्या एक नाथ शिंदे फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे? एक नाथ शिंदे के बारे में शुक्ला जी ने एक बार अपने ही कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में कहा था कि एक नाथ शिंदे को बीजेपी ने जब लपेटा था गले में, तो ये सोचा था कि मरा हुआ सांप है, लेकिन वो जिंदा सांप निकल आया। तो ये शुक्ला जी के जो उक्ति है बड़ी चरितार्थ हो रही है। अब अब एक नाथ शिंदे नहीं, अब एक बात मैं और बोल दूं बीच में, ठीक है। असल में एक नाथ शिंदे के साथ जो समस्या आई है वो ये आई है कि देवेंद्र फडणवीस, अच्छा हरियाली और घास लगा हुआ है, वहाँ पे जिस तरीके से गाय को एक रस्सी में बांध दीजिए
और वो घास भी ना चर पाए और घास के पास भी देखती दिखे, तो इस समय पर एकनाथ शिंदे की हालत वही हो रही है कि वो दिख रहे हैं एनडीए में, नहीं पुराना सांप क्यों? वो एनडीए में दिख रहे हैं, लेकिन एनडीए में उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। शुक्ला जी नया ले आए और अपडेट कर दिया उन्होंने। अपडेट कर दिया, updated है वो। अपनी उस टिप्पणी को अपडेट कर दिया कि घास सामने है और गाय बंधी हुई है, मुंह कोशिश कर रही है लेकिन खा नहीं पा रही। तो ये बात सही, शिंदे साहब की हालत वैसी ही है। देखिए, मैं शुक्ला जी की इस बात से सहमत हूँ कि शिवसेना का जो चैप्टर है वो तो जिस दिन शिवसेना टूटी है और उसके बाद जो चुनाव आयोग में जिस तरह मान्यता इधर से उधर हुई, उसी दिन शिवसेना एज ए संगठन वो चैप्टर क्लोज हो गया। वो तो लड़ाई अस्तित्व की है उद्धव ठाकरे परिवार की, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे परिवार की और एकनाथ शिंदे की। और ठाकरे परिवार का पूरा वर्चस्व ही मुंबई से शुरू हुआ है और मुंबई की राजनीति उनकी पहली प्राथमिकता रही है। तो इसलिए बीएमसी में को जीतना, खाली उपस्थित दर्ज करना नहीं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए दोनों एक हुए। आज ही मैं उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक अखबार इंडिया एक्सप्रेस में छपा है, जिसमें बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे और राज के मुद्दे एक हैं, इसलिए हम एक साथ आए हैं। तो एक साथ मतलब एक तरह से दोनों ने घूंट पिया और एक साथ बैठे, तो ये उनकी चुनौती है। और बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी में अपना वर्चस्व चाहेगी कि इस बार उसका अपना महापौर बने हर तरह से। अब जो हर्षवर्धन कह गए शुक्ला जी के यहाँ वहाँ कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ है, ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा वो बिल्कुल बॉलीवुड की कोई बड़ी ज़बरदस्त फिल्म समझ लीजिए, पुरानी मल्टी स्टार फिल्म जो है वो है, उस तरह की वो हो गई कहानी। लेकिन इसके बावजूद कुछ मैसेज उससे बड़े स्पष्ट हैं। जैसे बीएमसी चुनाव ये तो तय करेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव तो अब आगे हैं और जो इस तरह का बहुमत है एनडीए के पास, महायुति के पास, उसमें कुछ नया कुछ होने की संभावना नहीं है। यही हो सकता है कि कुछ ये महाविकास आघाड़ी वाले को 2-4 विधायक और चले जाएं, कुछ अगर उनको मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ नया होने की स्थिति नहीं। लेकिन ग्राउंड पर जो है, चूँकि मुंबई जो ब्राह्मण नगर पालिका बीएमसी है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड पर जो जीतेगा उसकी पकड़ होती है। शिवसेना क्यों, वो गली मोहल्ला वार्ड नगर सेवक, वो आमदार खासदार, वो सब वहीं से तय होते हैं ग्राउंड से। इसलिए जो है शिवसेना हमेशा उसको पकड़ के रही है। बाला साहब ठाकरे का ये कहना था कि भाई मुंबई अगर अपना कब्जे में है तो पूरा महाराष्ट्र कब्जे में रहेगा। और चूंकि पूरा कॉर्पोरेट मुंबई में है और मुंबई में जिसका कब्जा है उसका कब्जा फिर महाराष्ट्र पे है। वो कोशिश उद्धव ठाकरे की है, कितना कर पाएंगे ये अलग बात है। कांग्रेस इसमें लिए अपनी एक अलग संभावना देख रही है। कांग्रेस बीएमसी जीत जाएगी वो भी नहीं मान रहे, लेकिन वो मान रहे हैं कि उनका नंबर बढ़ सकता है। कैसे? वो ये देख रहे हैं कि राज ठाकरे प्लस उद्धव ठाकरे वर्सेस बीजेपी प्लस शिंदे, ये दोनों इनका जो कोर वोट है हिंदुत्व वाला, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जो गैर हिंदुत्व वोट है उस पर कांग्रेस की नजर है। उसमें कौन कौन है? उसमें मुस्लिम वोटर तो हैं ही, उसमें बड़ी संख्या में वो उत्तर भारतीय है जो शिवसेना और राज ठाकरे से त्रस्त होकर के, बीजेपी की भी उस पर नजर है, लेकिन कांग्रेस उस पर बड़ा जोर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस के पास इस वक्त कोई बड़ा उत्तर भारतीय चेहरा मुंबई में है नहीं। कृपाशंकर सिंह बीजेपी में जा चुके हैं, संजय निरुपम वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन फिर भी स्थानीय नेताओं के जरिए कांग्रेस कर रही कोशिश, तो उसकी कोशिश पूरी एक नंबर बढ़ा लें किसी तरह हम, तो ताकि ये है कि हम एक विकल्प बन जाएं। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे गेम में जो गेनर हो सकती है वो बीजेपी हो सकती है, क्योंकि एक तो शिवसेना शिंदे का उसको जो सपोर्ट, राज्य की सरकार उसके पास, केंद्र की सरकार उसके पास, और आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव जब होते हैं तो वोटर भी सोचता है कि यार केंद्र जब राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो हम अपना नगर सेवक भी हम बीजेपी का ही चुनेंगे, तो कम से कम हमारे काम हो इलाका और ठीक रहेगा। तो गेनर इसमें बीजेपी हो सकती है और बीजेपी का महापौर मुंबई में बन सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को, तो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को होगा, क्योंकि मोदी जी के बाद जो सक्सेशन की लड़ाई है उसमें देवेंद्र फडणवीस एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अमित शाह जी तो पहले से ही हैं, योगी जी भी पहले से हैं, तीसरे खिलाड़ी के रूप में देवेंद्र फडणवीस आए हैं। और अगर बीएमसी में बीजेपी ने कब्जा किया तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस की ताकत बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, जोड़ दें। एक चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ने वालों में आपके कांग्रेस है, 165 पार्षद उसके लड़ रहे,
और दूसरे नंबर पे 150 समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उससे कम में भाजपा लड़ रही है 137 पे। तो समाजवादी पार्टी का इतनी ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ना क्या जताता है? कांग्रेस को निपटाना जिताना हो गया पता है। महत्वपूर्ण बात है कि वो वहां पर उत्तर भारतीयों को लेके एक अलग तरह से जो गठबंधन हुआ छवि बनाने की और वो उत्तर भारतीयों की अलग तरह से गुटबाजी शुरू हुई, उसको भुनाने में तो अब समाजवादी नवाब पार्टी लगी मलिक है। का मैदान में उतरना, ये समाजवादी महत्वपूर्ण पार्टी का मैदान में उतरना, तो ऐसे में और कांग्रेस ओवैसी का मैदान हाँ है। ओवैसी का मैदान में उतरना, तो ओवैसी ऐसे का ध्रुवीकरण तो खैर इनको फायदा कर ऐसे देगा। में कांग्रेस हाँ, को कांग्रेस आप का देखिए, नुकसान कांग्रेस तो अपनों से ही घिरी हुई है। गिरी हुई है। कांग्रेस सामने समस्या यही तो है। कांग्रेस के सामने जो बड़ा चुनौती फायदा होगा वो है, हम जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो है वहां का गुजराती वोट। हाँ। गुजराती वोट एंड ब्लॉक इस बार बीजेपी के साथ जाएगा। नहीं, उत्तर भारत से भी बड़ी संख्या में बीजेपी और ये समाजवादी पार्टी के जो इतने सारे खड़े किए 150 ये वोट काटेंगे तो कांग्रेस के ही काटेंगे, भाजपा मैं के वही नहीं कह रहा हूं काटेंगे। कि आज की डेट में कांग्रेस जो है अपनों से घिरी हुई है। भाई एनसीपी, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे, यानी सभी जगह से यदि कांग्रेस के पास एक गुंजाइश थी कि वहां पे जो मुस्लिम वोटर है या उत्तर भारतीय वोटर यदि उसके साथ आते हैं वो भी तो पूरे उत्तर छिटक भारतीय इसलिए कांग्रेस के साथ जाने में परहेज करेगा कि कल ही उद्धव ठाकरे और कांग्रेस फिर एक हो जाएंगे। तो राज ठाकरे को जो परहेज के चलते जो गठबंधन नहीं किए, उसका फायदा उनको होगा मुझे नहीं लग रहा। और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के इतनी ज्यादा संख्या में उतरने से जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट एक तरफा जाने की बजाय मुझे लगता है वो बिखरेगा। बीएमसी का चुनाव की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है हम राज्य के किसी चुनाव की बात कर रहे हैं जिस हिसाब से चर्चा होती है। मराठी अस्मिता वाला जो मामला था जिस पर कि हमेशा से बीएमसी का चुनाव होता रहा है और राज और उद्धव उसी मुद्दे के साथ उसी बात को बोलकर साथ आए हैं, क्या ये पूरा स्पष्ट तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि वो पूरा मुद्दा जो है वो अब बीजेपी या कहें कि फडणवीस ने पूरी तरह से प्लानिंग से अपने हिस्से कर लिया है? देखिए, अब जब से चुनाव लड़ने का तरीका और उसमें आक्रामकता बढ़ी है तो आप सिर्फ बीएमसी को, हालांकि बीएमसी का बजट चर्चा में रहता है, लेकिन याद कीजिए कि हैदराबाद के निकाय चुनाव कितने ज्यादा चर्चित हुए, हमें वहां एमसीडी दिल्ली का चुनाव। अब जब से भाजपा ने पूरे टाइम इलेक्शन मोड में रहने की ये प्रक्रिया शुरू की है तब से हर चुनाव की इतनी चर्चा होती, जो पहले कभी हम सुनते ही नहीं थे, चुनाव हो जाते थे पता नहीं लगता था। मोदी जी भी बधाई देते थे। हैदराबाद में कितने निकाय हैं ये तो मुझे तब पढ़ना पड़ा जब हमको पता लगा कि इतना लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और डिजिटल में खास बात है कि पता लग जाता है कि लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए जाना पड़ा मोदी जी तो दाखिल काउंसिल पे बधाई देते हैं। तो ये छोटे चुनाव भी अब महत्वपूर्ण इसलिए हो गए कि दरअसल नींव वहीं से रखी जाती है। निकाय के जो चुनाव होते हैं, विनोद जी ठीक कह रहे हैं, वहीं से इमारत खड़ी होती है। और फिर 90,000 करोड़ का बजट मायने रखता। गोवा का 38,000 करोड़ का बजट है और जो बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो तो सब 10, 15, 20,000। तो 7 से 8 राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट अकेले किसी अगर महानगर पालिका का हो। वो मुंबई अपने आप में एक राज्य, यूरोप में तो देश है इतने बड़े बड़े, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है हाँ, बजट के हिसाब से एशिया की है। तो 72 मुंबई। जब देश चल रहे हैं, देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं इससे कम आबादी वाले। अभी हम वेनेजुएला की इतनी चर्चा कर रहे थे, उसकी 3 करोड़ की आबादी है, तो वो राष्ट्र है। वो मादुरो को पकड़ के ले गए तो हम वेनेजुएला की चर्चा कर रहे तो केवल 3 करोड़ की आबादी वाला देश है। उससे छोटे तो बड़े तो शहर है हमारे यहाँ की आबादी वाले। तो इसलिए वो चर्चा होना स्वाभाविक है। एक तो वो चीज हो गई। दूसरा ये है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो लड़ाई है उसका जो कोई बड़ा कल्मिनेशन पॉइंट या बड़ा बिंदु है वो बीएमसी का चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस का विरोध उद्धव ठाकरे को इतना भारी पड़ेगा ये उद्धव ठाकरे ने खुद कभी नहीं सोचा। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा है तो वो एक व्यक्ति की वजह से, और वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की बजाय किसी और को बना दीजिए मुख्यमंत्री तो हम गठबंधन में रहने को तैयार हैं, इस शर्त पर। अगर इतना बड़ा हुआ और उद्धव ठाकरे को लगा कि शायद इतनी बड़ी शर्त भी नहीं है कि मानी ना जाए। उनको नहीं पता था कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के लिए और केंद्र के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जिसको उन्होंने प्यादा समझा वो तो वजीर निकला और उसने ऐसी मात दी है, शहर मात की, कि बनी बनाई सरकार को भी गिरा दिया, शिंदे को भी तोड़ लिया और अस्तित्व की लड़ाई, शिंदे को तोड़कर सांप गाय घास जो कह लीजिए सब कर दिया। और अभी आप देखिए कि कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाली है। और एक बड़ा दांव और उन्होंने चल दिया है कि रश्मि शुक्ला जो डीजीपी रही और 4 दिन पहले रिटायर हुई, उन्होंने गृह मंत्रालय के एसीएस को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने बताया कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को जानबूझकर उस घोटाले में फंसाने का दबाव उन पर बनाया गया था। एक बड़ा दांव है चुनाव के ठीक पहले कि उद्धव ठाकरे की सरकार इस कोशिश में थी कि देवेंद्र फडणवीस को घोटाले में जबरदस्ती फंसाया जाए और बिल्डरों से पैसे लेने का मामला बनाकर उन पर गिरफ्तारी का दबाव डाला। और डीजीपी का बयान छोटा नहीं है
और उन्होंने कोई बयान पत्रकार वार्ता में नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि रिटायर होने के बाद दिया है, लेकिन हम इसके पीछे की राजनीति और चुनाव के ठीक पहले की टाइमिंग को समझ सकते हैं और बहुत मायने रखता है। और उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने के लिए भी उन पर दबाव था। अब आप सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह के पत्ते खेल रहे हैं, किस तरह की चालें चल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि राज्य की सत्ता से तो उन्होंने बाहर कर ही दिया, उसी से परेशान होकर दोनों ठाकरे बंधु आखिर साथ में आए और मंच से खुद राज ठाकरे को कहना पड़ा कि जो बाला साहेब ठाकरे नहीं करवा पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने करवा दिया। दोनों भाइयों को साथ ले आए और उसके बाद बीएमसी नाक का सवाल बनेगी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगी। देवेंद्र फडणवीस पूरा जोर लगाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के पास ऊपर से फ्री हैंड है और अगर उन्होंने राज्य की सरकार में उद्धव ठाकरे को बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है, परास्त किया है, तो उनको लेकिन मालूम है कि जब तक बीएमसी का किला है तब तक पैसों का फ्लो बना रहेगा और सबसे पहले तो सप्लाई चेन ही काटी जाती है। तो राजनीति में सब तरह के हथकंडे होते हैं और इसीलिए बीएमसी का चुनाव इस बार का महत्वपूर्ण भी है, उस पर सबकी निगाहें भी। और हम देख रहे हैं कि किस लेवल के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक फॉर्मर डीजीपी इस तरह से लिखित में बयान अगर जारी करे और वो मीडिया की रिपोर्ट्स में आ जाए, इसका मतलब वो सिलेक्टिव लीकेज भी है। भाई, अगर किसी फॉर्मर डीजीपी ने गृह मंत्रालय के एसीएस को एक पत्र लिख दिया है चुपचाप, तो मीडिया में क्यों आना चाहिए? हम सब जानते हैं कि क्यों आना चाहिए। तो इसलिए बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, जब चाहेंगे कि नहीं आना चाहिए तो नहीं भी आता आएगा। है, तब तो ऐसे नहीं कई भी आता। पत्र कई दफ्तरों में इधर से उधर होते हैं। नहीं तो पत्र तो लिखवाया गया होगा ना। हाँ, और क्या? बस अब राजनीति तो यही है। तो यही मैं कह रहा हूं ना नहीं, कि वही- लिखवाया भी जाएगा और लीक भी किया जाएगा। जब BMC के और नहीं चुनाव- तो लिखवाए भी जाएंगे और लीक नहीं किए जाएंगे। बीएमसी चुनाव इसलिए इतने लंबे समय तक टाले भी गए, हाँ। जब परिस्थितियां अनुकूल 24 हो में होना तब चाहिए। चुनाव करवाया जाए। 24 में ढूंढ थे भाई। ये भी था कि शिवसेना के पास जो पैसा है वो जरा खत्म हो जाए उसके बाद चुनाव लड़ा जाए। नहीं, आर्थिक सप्लाई राज- चेन तो काटी ही जाती है राजनीति में। आर्थिक राजधानी का चुनाव इतना ज्यादा चर्चा में है कि हमें खबरों के खिलाड़ी में भी उस पर चर्चा करनी पड़ी। बीएमसी चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और परिणाम के दिन भी लगातार लाइव भी आपसे जुड़ेंगे और खबरों को भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का बातचीत करने के लिए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया।